हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहां पर कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, कहता है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस या वीनस। आंसर कीजिएगा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बृहस्पति जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। इससे संबंधित डिटेल्स देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है ना, क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बना हुआ है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करती है और इसका कोई भी उपग्रह यहाँ पर नहीं है। ठीक है। दूसरा सबसे दूर ग्रह कौन है? शुक्र है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि यह घनत्व और आकार में पृथ्वी के समान है। ठीक है। और शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। इस पर भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी का स्थान है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 1/3 भाग पर पानी है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है। इसके बाद मंगल का स्थान है दोस्तों, मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गनीमेड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है। और याद रखिएगा दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच आपको क्षुद्र ग्रह दिखाई देता है। ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है, तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच है। ठीक है। अगला ग्रह कौन है? शनि है और इस पर वलय पाए जाते हैं। अरुण की बात कर लिया जाए तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है। जबकि नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। मोह स्केल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। और यह स्केल जो है खनिजों की कठोरता का तुलनात्मक माप प्रदान करता है जो एक दूसरे को खरोंचने की उनकी क्षमता पर आधारित होता है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या जाम्बेजी। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
सेंट लॉरेंस नदी पर। देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों सेंट लॉरेंस रिवर को। तो इसी जलप्रपात, इसी नदी पर आपको नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिलता है। ठीक है, और यह कनाडा के ओंटारियो झील और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नियाग्रा नदी में बना हुआ है। क्लियर? यह जलप्रपात एरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। अंततः सेंट लॉरेंस नदी जो है अटलांटिक महासागर में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला सवाल क्या है? अगला है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देख सकते हैं ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक सांद्रता आपको दिखाई देती है। ठीक है, और यह पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, भूमध्य रेखा के निकट निम्नलिखित में किस तरह के वन पाया जाता है? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन या उष्णकटिबंधीय वन? देखिए, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा वन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पर, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। कौन से वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, जो कैसे होते हैं? घने होते हैं और साल भर हरे भरे रहते हैं एवं साल भर हरे भरे होने वाली भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण उगते हैं और इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में, ये सदाबहार वन है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, मालागासी का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन, श्याम, मेडागास्कर या सौगान? ठीक है, मालागासी आपको कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? अफ्रीका महादेश के पूरब में। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। ठीक है, तो मालागासी का प्राचीन नाम क्या है? मेडागास्कर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिलोन की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। मेडागास्कर मालागासी लोगों का प्राचीनतम नाम है। ठीक है, सौगान यानी वियतनाम शहर का प्राचीन नाम था, जिसे अब होची मिन के नाम से जाना जाता है। अगला कर लीजिए। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान या स्वीडन? सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे को जाना जाता है। नॉर्वे को डूबते हुए सूर्य का देश या सूर्यास्त की भूमि के नाम से जाना जाता है, जबकि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है, एक साथ लगे हुए हैं। क्लियर? नॉर्वे की राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या है, नॉर्वे की राजधानी कहां पर है? ओस्लो है। अगला कर लीजिए। अगला है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी मील की दूरी पर स्थित है? प्रादेशिक जल सीमा की यहां पर बात कर लिया जाए तो आधार तल से ये 12 मील दूरी पर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं चित्र में
चित्र देख के आप समझ सकते हैं। तो प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कहाँ तक है? आधार सीमा से 12 समुद्री मील तक। यह भारत की प्रादेशिक जल सीमा है जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना समुद्री मील तक फैला हुआ है, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। यहाँ पर कॉन्टाजियस एरिया यानी संलग्न क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक संलग्न यानी कॉन्टाजियस जोन आपको दिखाई दिएगा, जहां भारत सीमा शुल्क और अन्य कानूनों को लागू कर सकता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जहां भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार होता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। अगला क्या है? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किसको जोड़ता है? कश्मीर को तिब्बत से, नेपाल एवं तिब्बत को, लेह एवं श्रीनगर को, लेह एवं कारगिल को। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है? तो लेह को श्रीनगर से जोड़ती है, और यह दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक कड़ी है, नेशनल हाईवे 1 का हिस्सा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाड़ा लच्छा दर्रा किसको जोड़ती है, तो मनाली को लेह से जोड़ती है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? बाली मेला परियोजना, सलांदी परियोजना, तलचर परियोजना या कंसावती परियोजना। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कंसावती परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। देखिए कंसावती परियोजना कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जबकि बाली मेला परियोजना, सलांदी परियोजना और तलचर परियोजना ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम भी करता है, तिब्बत का पठार भी करता है। गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है? आइए देख लीजिए। क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक उष्ण जलधारा है। ठीक है, कहाँ से होकर बहती है? मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप की ओर बहती है। आप चित्र में देख सकते हैं, मैक्सिको की खाड़ी से कहाँ पर? यूरोप की ओर बहती है। इसका प्रभाव यूरोप और उत्तर अमेरिका के तटीय जलवायु पर पड़ता है, भारतीय जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जबकि एल नीनो, जेट स्ट्रीम और तिब्बत के पठार का भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, चीड़, साल, सागवान। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन है? तो देवदार है। ठीक है, देवदार इज द राइट आंसर। देवदार के वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक उगते हैं। चीड़ की बात कर लिया जाए तो 9 से 1800 मीटर पर लगते हैं। ठीक है, सागवान की बात कर लिया जाए तो अपेक्षाकृत कम वाले ऊंचाई क्षेत्र वालों में दिखता है। अगला क्या है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन। देखिए गुलाबी क्रांति मुख्य रूप से झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो मुख्य रूप से झींगा उत्पादन से है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लिया जाए तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है।
ठीक है। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? स्वामीनाथन थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है, ठीक है ना। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात कर लिया जाए तो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा भिलाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, भिलाई इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से काफी दूरी पर स्थित है, जबकि बोकारो, दुर्गापुर कोयला क्षेत्रों के निकट है और बर्नपुर कोयला भंडार के सबसे अधिक निकट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्नलिखित किसके तट पर स्थित है? देखिए, पारादीप की बात कर लिया जाए तो पारादीप उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्वी छोर पर, पूर्वी छोर पर, ठीक है ना। जबकि कांडला गुजरात में स्थित है, तो ये पश्चिमी छोर पर है, ठीक है, पश्चिमी छोर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है और कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है। आई बात समझ में? दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।